आम का बगीचा और चुड़ैल। सहरपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था, जिनके घर एक बड़ा सा आम का बगीचा था। उस आम का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर से लोग उन आमों को खरीदने के लिए आया करते थे, जिससे आमदनी भी अच्छी होती थी। ऐसे ही एक दिन शहर से रमेश नाम का आदमी आता है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। आपके आमों की प्रशंसा सुनी तो रहा नहीं गया। जिस व्यक्ति ने आपके आमों की तारीफ की, उसने मुझे कुछ आम भी खिलाए। जब मैंने उन आमों को चखा तो रहा नहीं गया और सीधा आपके पास चला आया। जी आइए, आपका स्वागत है हमारी दुकान पर। आम हमारे बगीचे के ही है। बताइए कितने आम तोल दूं आपके लिए श्रीमान? जी 1-2 किलो में मेरा क्या होगा। आपके आम इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं आपसे इन आमों के बगीचे का सौदा करने आया हूँ। आपके प्रस्ताव का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बगीचा हमारी पहचान है, और भला अपनी पहचान को कोई कैसे बेच सकता है? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस ये बगीचा मुझे बेच दीजिए। शायद आप मेरी बात अभी तक समझे नहीं श्रीमान। अपना समय खराब मत कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और यहाँ आना जाना लगा रहता है मेरा। कभी भी भविष्य में इसे बेचने का मन हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल मुझे 2 किलो आम तोल दीजिए। अब इतनी दूर आया ही हूँ तो आमों का बगीचा ना सही, आम ही ले लूं। रमेश एक चालाक व्यापारी था। जब बातचीत से बात नहीं बनी, तब रमेश ने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया और शहर जाकर अपने गुंडों को इकट्ठा किया और उनसे बोला, सुनो, मैं कुछ नहीं जानता। वो धर्मेश का बच्चा वहां से हट जाना चाहिए। वो आमों का बगीचा मेरा होना चाहिए। कुछ भी करना पड़े, मारो पीटो या आग लगा दो, जो करना है करो, बस काम हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर काम ठीक से नहीं किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मुझसे बुरा कोई है भी नहीं। फिक्र मत कीजिए सरकार। धर्मेश तो क्या, उस गांव का मुखिया भी आपको वो बगीचा लेने से नहीं रोक सकता। उसकी वो हालत करेंगे कि दौड़ा दौड़ा आएगा आपके पास अपनी जान की भीख मांगने। ये कहकर गुंडे वहां से धर्मेश के घर के लिए निकल जाते हैं। रात को वो लोग प्लान बनाते हैं कि धर्मेश के घर को कैसे आग लगाएंगे। सुनो, आग ऐसी लगानी है कि सिर्फ घर जले, बगीचा नहीं। अगर बगीचे को कुछ हुआ तो सरकार हमें ही जला देंगे। अरे लेकिन हम आग लगा ही क्यों रहे हैं? सीधा जाकर उस धर्मेश के बच्चे को और उसके परिवार को मार ही देते हैं ना। अक्ल के पैदल, अगर उसका खून किया तो सरकार जगह को सील कर देगी। हमारे सरकार को ये बगीचा चाहिए, समझा? इस तरह वो लोग धर्मेश के घर में आग लगा देते हैं और बगीचे में छुपकर तमाशा देखने लगते हैं। धर्मेश और उसके घर वाले आग से छटपटा रहे होते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि गांव का कोई भी इंसान उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। अब आएगा मजा। हमारे सरकार को ना बोलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे जरा यहाँ तो देखो, क्या आम लगे हैं। भूख भी लग रही है। जिन आमों की चक्कर में ये घमासान हो रहा है, जरा उन आमों का मजा तो चखा जाए। ये कहकर वो लोग पेड़ से आम तोड़ते हैं। उनके आम तोड़ते ही जोर से बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से घर में लगी आग बुझ जाती है। गुंडे ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी धर्मेश और उसके परिवार वाले घर से बाहर आते हैं और बगीचे की ओर भागते हैं, जहां गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। बगीचे में उन गुंडों को देखकर सभी लोग सारा मामला समझ जाते हैं और उन गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धर्मेश की पोती गुड़िया बागीचे में खेल रही होती है कि तभी उसे सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। माँ, माँ, बचाओ माँ! गुड़िया की आवाज सुनकर सविता और धर्मेश भागते हुए उसके पास आते हैं। क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये क्या, तुझे तो सांप ने काटा है?
चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। हॉस्पिटल में गुड़िया को बचा लिया जाता है, लेकिन बागीचे में लगातार सांपों की बढ़ती तादाद से धर्मेश और उसका परिवार बहुत परेशान हो चुके थे। बीते 1 महीने में उनके परिवार पर सांपों द्वारा किया गया ये तीसरा हमला था। धर्मेश अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस घर को बेचने का फैसला करता है और रमेश से मिलता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बगीचा मुझे बेच दो, लेकिन तुम ही नहीं माने। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये लो 8 लाख रुपए और यहाँ दस्तखत कर दो। 8 लाख? ये तो बहुत कम दाम है। वो जमीन की कीमत तो 80 से 90 लाख रुपए है। इतने कम दाम में अपने परिवार के रहने के लिए मैं तो कहीं भी घर नहीं ले पाऊंगा। मेरे परिवार की जान पर बनाई है, इसलिए मैंने इसे बेचने का निर्णय लिया। आप अगर मुझे इसकी असल कीमत दे देंगे तो आप 1 साल में ही आमों को बेचकर उससे वसूल कर लेंगे। देखो भाई धर्मेश, मैं तो उसके तुम्हें 8 लाख ही दूंगा। देते हो तो दो, वरना समय व्यर्थ ना करो। वैसे भी मुझे सिर्फ बगीचे की ही जरूरत है। तुम्हारा जला हुआ घर मेरे किस काम का? फिर भी मैं ले रहा हूँ उसे। और जो सांपों ने तुम्हारे बगीचे में अपना अड्डा बना रखा है, उससे भी खतरा खरीद रहा हूँ मैं तुम्हें ये 8 लाख में। ये समझ लो, एक समय पर तुमने कहा था कि वो बगीचा तुम्हारी पहचान है, लेकिन अब तो वो सांपों की पहचान बन चुका है। धर्मेश को ना चाहते हुए भी अपने परिवार की खातिर उस बगीचे और अपने घर को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। ये सब रमेश की ही चाल थी। उसने ही धर्मेश के बागीचे में सांपों को छुड़वाया था। बगीचे खरीदने के बाद धर्मेश उन सांपों के मालिक उसी सपेरे को बुलाता है जिसने उन्हें उस बगीचे में छोड़ा था। सपेरा बीन बजाता है और सारे सांप उसकी झोली में आ जाते हैं, जिसके बाद पैसे लेकर वो सपेरा वहाँ से चला जाता है। अब रमेश उस बगीचे का मालिक बन चुका था और उसने आमों के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक रात रमेश आमों के बगीचे में खाट लगाकर लेटा हुआ अपने आमों को देख मूंछों पर ताव देता हुआ खुद से बोलता है, बड़ा आया बगीचे से पहचान बनाने वाला। रमेश ने आज तक जो चाहा है उसे हासिल करके ही रहा है। अब इस जगह का मालिक मैं हूँ और ये स्वादिष्ट आम ये भी मेरे हैं। रमेश ये कह ही रहा होता है कि तभी पेड़ पर लगे आम कंकाल की खोपड़ी बन जाते हैं और एक एक करके रमेश के ऊपर गिरने लगते हैं। रमेश ये देखकर डर जाता है। कंकालों की खोपड़ियों से रमेश का शरीर दब चुका था। जैसे तैसे रमेश अपना सर बाहर निकालता है तो देखता है कि उस पेड़ में से भयानक चुड़ैल बाहर आती है और रमेश के पास आकर उससे कहती है, रमेश, ओ रमेश, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। देख, मेरा इंतजार आज पूरा हो गया। तू खुद ही मेरे पास मरने चला आया। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। याद आया कुछ? कैसे तूने अपनी लालच के खातिर मेरे पिता का सारा खेत हड़प लिया था और हमें हमारी जमीन का कर्जदार बना दिया था। मेरे माता पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मैंने पुलिस में तेरी शिकायत की तो तूने अपने गुंडों को बेचकर मुझे मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम सीमा हो? हाँ, मैं सीमा हूँ। जब तेरे गुंडों ने मुझे मारकर आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, तभी से उन आमों में मेरी आत्मा बस गई। और भगवान का न्याय तो देख, उसने किसी तरह तुझे मेरे पास भेज दिया। देखो, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा। गांव नहीं, अब तू दुनिया छोड़कर जाएगा। तुझे तेरी लालच ही मौत के मुंह में ले आई रमेश। अब बचकर कहाँ भागेगा? ये कहकर चुड़ैल रमेश को हवा में उड़ाती है और आम के पेड़ से
उसकी जड़ें निकालकर रमेश के गले को जकड़ लेती है। ये नजारा देखकर रमेश के गुंडे भी वहां आ जाते हैं और डरकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ें उन्हें भी जकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसी पेड़ पर फांसी देकर रमेश और उसके आदमियों को दर्दनाक तरीके से मार देती है। अब धर्मेश भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, आपके साथ अन्याय करने वाला अपने अंजाम को पहुंच चुका है। आपने इन पेड़ों को पानी दिया, इनकी देखभाल की, जिस वजह से मैं अपना बदला ले पाई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है और मेरे जाने का समय आ गया है। इस बगीचे के मालिक आप ही थे और आप ही रहेंगे। ये कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और धर्मेश फिर से उस बगीचे की देखभाल करने लगता है।